नमस्कार, स्वागत है आप सभी के द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ और वही शिक्षा आज के हमारी शिक्षा पद्धति का आधार है। हम भले ही कितने ही ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा को क्यों ना नकार दें, हम कितने ही ज़्यादा अपने जो क्षेत्रीय संस्कृति हैं, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उनकी वकालत कर लें, पर अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति, भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर है, वो नकारा नहीं जा सकता और उसको हटाया भी नहीं जा सकता। अब हमारे पास में सिर्फ यही कारण बचा है, यही हमारे पास में एक विकल्प बचा है कि किस तरह से हम जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, उसको लेकर चलें और किस तरह से उसका हमारे समाज के हित में इस्तेमाल करें। अगर हम ये सोचें कि हम पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को नकार देंगे, हम अगर ये सोचें कि हम पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन को नकार देंगे, तो ये हमारी भूल होगी और इस तरह से हम भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाएंगे। तो ये जो एक इस तरह की हमारी कंडीशन बन कर दी है कि हम ना तो जी सक रहे हैं ना हम मर सक रहे हैं, तो हमारी जो इस तरह की संस्कृति करने का काम होता है, वो भारतीय शिक्षा पद्धति को बर्बाद करके एक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। अब एक सवाल बनता है कि अगर भारतीय शिक्षा पद्धति सिर्फ वेदों पर या सिर्फ धर्म पर आधारित थी, तो फिर आर्यभट्ट, बारहमीर जैसे विद्वान कैसे हो गए, कैसे हो गए सुश्रुत जैसे शल्य चिकित्सक लिखने वाले, कैसे हो गए पतंजलि, कैसे हो गए चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, अगर सिर्फ धर्म को ही रटना सिखाया जाता था। तो हमारे जो शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति, उसका आधार भले ही धर्म था, लेकिन धर्म के अलावा अन्य चीज़ें भी उनमें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इससे इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि आपकी शिक्षा पद्धति सिर्फ धर्म पर आधारित है, आप आ अनार का नहीं सीखोगे, आप सिर्फ वक्रतुंड सूर्यकोटि महाकाय सीखोगे, आप सिर्फ मंत्रों को सीखोगे और आप इससे इनको सीखकर आप जीवन नहीं चला सकते, आप देश नहीं चला सकते। जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो जो भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो कुलीन वर्ग के थे और जिनके ऊपर अच्छा खासा वेस्टर्नाइजेशन हो चुका था उनके मन में, उन्होंने और ज़्यादा पुरजोर समर्थन किया पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी संस्कृति और शिक्षा का, और फिर वो हमारे देश में फैलती हैं। यहाँ पर एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो भारत में अंग्रेजी का प्रसार हुआ है, ये एक इस तरह से हुआ कि जो वेस्टर्नाइजेशन था, उनकी जो संस्कृति थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, उनके उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए, वहाँ पर जो पका माल था उसको बेचने के लिए, हमारी मानसिकता बदलने के लिए। और मैकाले खुद कहता है कि भाई मैं ऐसा कुनबा बनाना चाहता हूँ, ऐसे लोग खड़े करना चाहता हूँ जो रंग और नस्ल में तो भारतीय होंगे लेकिन वह होंगे अंग्रेज। इस तरह की वह बात करता है। तो आज भी हमारी संस्कृति में अंग्रेजियत का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया कि अगर आप खुद भी दिन में 2 सेंटेंस भी बोलते होंगे तो उसमें भी अंग्रेजी का शब्द आता होगा। यहाँ मैं खुद के ऊपर भी लागू कर सकता हूँ कि यहाँ पर जब हम 3 से 4 मिनट के यहाँ पर बातों में पहुँच चुके तो यहाँ पर कई सारे अंग्रेजी के शब्द आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, हम इनका विरोध करने के बजाय इनको साथ लेकर हम आगे बढ़ें और जो समय की ज़रूरत है उसको समझें। तो यहाँ पर ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमने भाई अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति को नकार दिया है, अब हमारी खुद की शिक्षा पद्धति है वो सब झूठ है। हम आज भी, हमारी शिक्षा पद्धति का आधार वही है जो हमें अंग्रेज़ों ने दिया, तो हमें वो अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सही है, चाहे वो अंग्रेज़ों ने दिया हो, चाहे चीनियों ने दिया हो, चाहे फिर वह हमारी संस्कृति से ही निकले। अब यहाँ देखिए शिक्षा के विकास की बात करते हैं। यूरोपीय कंपनियों, ईसाई मिशनरियों और धर्म प्रचार आदि यहाँ पर आते हैं और ईसाई मिशनरी यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा में योगदान देते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा जिन्होंने मुंडा आंदोलन खड़ा कर दिया था और झारखंड क्षेत्र में, वो खुद मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए थे और उन्हें खुद यूरोपीय सभ्यता की अच्छी समझ थी। बाद में फिर वह अपने वापस अपनी जो संस्कृति होती है उसके बढ़ावा की वहाँ पर वो बात करते हैं और उनको फिर आदिवासी भगवान का दर्जा देते हैं। तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियाँ भी भारत आते हैं और ईसाई मिशनरियाँ से मतलब होता है कि ये ग्रुप होता है धार्मिक लोगों का जो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और उन्हें धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। अगर कोई गैर ईसाई है तो उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं।
अब जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया, इन्होंने हॉस्पिटल्स खोले, इन्होंने मिशनरी स्कूल खोले। आप देखोगे कि जो ज़्यादातर शहर है वहाँ पर आपको मिशनरी स्कूल, मिशनरी हॉस्पिटल्स आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड से खुले थे। ये क्यों खुले थे? ताकि इनके ज़रिए लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरित किया जाए और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कृति के विकास में भी देखा जा सकता है। जेसुइट मिशनरी, जेसुइट से बोले तो मासमैन, जेकेल कैली और प्ल्यूसा मिशनरी प्रमुख थी और इनके केंद्र थे सेरामपुर, बंगाल, और इन्होंने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया और इसमें अरबी, फारसी और बंगाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पर इस्लामी पद्धति में आपको दो नाम मिलेंगे, एक मिलेगा मदरसा और एक मिलेगा मकतब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मकतब है वह प्राथमिक शिक्षा का केंद्र है और जो मदरसा है वह उच्च शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, तो ये इनके यहाँ पर इस्लामी में यहाँ पर इस तरह से नाम हमें मिलते हैं। भारतीय, अब यहाँ पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है बंगाल में, कलकत्ता में। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसका हम अध्ययन करें, जो प्राचीन ग्रंथ हैं हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करें, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से भारतीय संस्कृति को समझें। और हम फिर जब हम भारत को नियंत्रित करेंगे, तो अगर हम भारत को बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो भारत में कंट्रोल करने में हमें आसानी होगी। हालांकि इसके कई फ़ायदे भारतीयों को भी होते हैं कि अंग्रेज़ भारतीयों से बेहतर तरीके से भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखते हैं और जब भारतीय इन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और हम जिस संस्कृति को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर है, ऐसे ही है वो बहुत ही बेहतरीन संस्कृति है। भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, चार्ल्स विल्किंस संस्कृत सीखते हैं और भगवत गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवादक हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन पर प्रश्न बनते हैं। चार्ल्स विल्किन संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं और फिर भगवत गीता और हितोपदेश का ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पर कोलब्रुक ने मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब यहाँ पर जो मनुस्मृति का इन्होंने अनुवाद किया, उसका अनुवाद का नाम इन्होंने रखा कोड ऑफ जैनदुला। कोड ऑफ जैनदुला, ये थोड़ा अजीब नाम है। और कोड ऑफ जैनदुला जब कहीं पर आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस ग्रंथ का अनुवाद है, तो आपको ये ज़्यादा याद रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा नाम है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोड ऑफ जैनदुला कोलब्रुक ने अनुवाद किया है, मनुस्मृति का अनुवाद है अंग्रेजी में। अब विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते हैं। अभिज्ञान शकुंतला, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, वह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण नाटक है और महाकाव्य है। और यहाँ पर जो कालिदास जी हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, जो उज्जैन के विक्रमादित्य के नाम से भी फेमस है, उनके दरबार में इसको लिखते हैं। अब आगे एशियाटिक सोसाइटी का नाम बदलकर रॉयल सोसाइटी कर दिया जाता है। 1823 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन की स्थापना होती है और 1891 ईस्वी में जॉनथन डंकन बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1800 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेलेजली कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1802 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कर दिया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोर्ट विलियम जिसको बेलेजली स्थापित कर रहे हैं, उसको ये 1802 में बंद कर देते हैं। 1805 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आधार पर हेल्वरी कॉलेज इंग्लैंड में हेल्वरी कॉलेज की स्थापना की, जहाँ भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराया जाता था। और बाद में 1809 ईस्वी में इसे भी ये बंद कर देते हैं। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोलते हैं और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए, जिसे डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का यहाँ पर दर्जा दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि
1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज कलकत्ता, 1820 ईस्वी में बिशप कॉलेज कलकत्ता, 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, ये भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। और 1847 ईस्वी में इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, और ये टॉमसन द्वारा ये स्थापित था, और भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह रुड़की है। और 1849 ईस्वी में J.E.D. बैथ्यून द्वारा बालिका शिक्षा के लिए बैथ्यून कॉलेज की स्थापना की जाती है। और ईश्वर चंद्र सागर जी हैं, विद्यासागर हैं, उनका भी इसमें काफ़ी प्रभाव था, और उन्होंने एक लंबे समय तक इस बैथ्यून कॉलेज का संचालन किया था। और बैथ्यून कॉलेज पर अक्सर प्रश्न बनता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा से ये संबंधित था। आर्य समाज का जो DAV गुट है, जो कि ये मानता है कि भाई जो प्राच्य शिक्षा है वो भी ज़रूरी है, और आधुनिक शिक्षा भी समय के साथ साथ ज़रूरी है, आप आधुनिक शिक्षा को नकार नहीं सकते। तो DAV जो दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो दयानंद एंग्लो वैदिक गुट है, ये इसमें लाला लाजपत राय और लाला हंसराज जी होते हैं, और ये दोनों मिलकर लाहौर में DAV स्कूल और DAV कॉलेज की स्थापना करते हैं। और ये वैदिक संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी यहाँ पर देने का काम करते हैं। अब आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज का जो गुरुकुल गुट है वह मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद जी, लेखाराम जी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो गुरुकुल परंपरा का एक कॉलेज, यहाँ पर स्कूल स्थापित करते हैं, कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि केंद्रित होता है भारतीय वैदिक संस्कृति के अध्ययन को समझने और करने के लिए। अब 1813 ईस्वी के एक्ट में प्रतिवर्ष शिक्षा व साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। हालांकि ये इस 1 लाख रुपए को कभी खर्च करते नहीं हैं। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी के एक्ट में राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाता है। 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन 10 सदस्य किया जाता है, और इसमें 10 सदस्य होते हैं। भारत में शिक्षा के विकास हेतु सुझाव देना, विषय और भाषा तय करना यहाँ पर इस आयोग का काम था। और विषय भाषा क्या हो, इसको लेकर विवाद होता है। विवाद को दूर करने के लिए 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल के जो विधि सचिव होते हैं वह यहाँ पर उनके नेतृत्व में एक समिति बनती है, और यहीं पर हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय शिक्षा पद्धति की जो भाषा हो वह कोई भारतीय भाषा हो या फिर अंग्रेजी भाषा हो या फिर कोई और भाषा हो, शिक्षा को किस माध्यम से दिया जाए, यहाँ पर ये सवालों के घेरे में आता है। प्राच्य गुट की बात करें तो प्राच्य गुट में वो होते हैं कि जो भारतीय प्राचीन संस्कृति को महत्व देते हैं, और इसमें H.H. विल्सन और H.T. प्रिंसिप इसमें होते हैं, और ये कहते हैं कि अरबी, फारसी, संस्कृत ग्रंथों व आधुनिक विषयों को भी इन्हीं भाषा में पढ़ाया जाए। ये इस बात पर सहमत जरूर होते हैं कि भैया आधुनिक चीज़ें पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन आधुनिक चीज़ों को आप क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाओ, ना कि अंग्रेजी में। और मुनरो एल्फिंस्टन ये कहते हैं कि आधुनिक विषय आप भारतीय भाषाओं में पढ़ाइए। अब आंग्लवादी या पाश्चात्य गुट जो पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, उनमें चार्ल्स ब्रांट, टेबलियन, मैकाले जैसे लोग होते हैं, और ये कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ाना होगा, अगर आप आधुनिक शिक्षा पढ़ाना चाहते तो आप अंग्रेजी में इनको पढ़ाइए। अब 1835 ईस्वी में मैकाले का घोषणा पत्र आता है, जिसको मैकाले मिनट्स भी कहते हैं। आधुनिक विषय अंग्रेजी भाषा में पढ़ाए जाएंगे। राजकीय भाषा यहाँ पर अंग्रेजी बनाई जाती है फारसी के स्थान पर। इससे पहले हम देखते हैं कि सल्तनत काल से पूरे मुगल काल तक भारत की राजभाषा क्या रहती है, वह रहती है फारसी। अब भारतीय व अरबी का संपूर्ण साहित्य, यहाँ पर मैकाले क्या कहता है कि भारतीय व अरबी का संपूर्ण साहित्य अंग्रेजी पुस्तकालय की एक शेल्फ से भी निकृष्ट है। यानी कि मैकाले कहता है कि अरब और भारतीय क्षेत्र की जो संस्कृति है वह यूरोपीय संस्कृति के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैकाले उच्च वर्ग को शिक्षित करने की बात करता है, और वह कहता है कि आप सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करो,
जो हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी के आगे खुद ही हो जाएंगे। डाउनवर्ड इन्फ्लेटेशन थ्योरी अधोगामी निष्पादन की ये बात करते हैं और 1838 ईस्वी में ऑकलैंड के समय यह प्रचारित होती है। इसमें क्या होता है कि समाज में शिक्षा कैसे होगी, अगर आप उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, जैसे उच्च वर्ग जो कि कम होता है उसे पहले शिक्षित करो, फिर निचले वर्ग को शिक्षित करो। तो पहले जो कम पॉपुलेशन है आप उन्हें सिखाओ, फिर उनकी मदद से आप ज़्यादा पॉपुलेशन को सिखाओ। यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड थ्योरी है, ऊपर से नीचे, ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे ये थ्योरी चलती है। और यहाँ पर आप उच्च वर्गों को सिखाइए, फिर मध्यम वर्गों को सिखाइए, फिर आप निम्न वर्गों को यहाँ पर सिखाइए। तो यहाँ पर यही कारण है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई B.R. अम्बेडकर जी जैसा कोई दलित व्यक्ति निम्न वर्ग का आपको पढ़ते हुए नहीं मिलेगा। आपको राजा राम मोहन राय जी मिलेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी मिलेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी मिलेंगे। तो इस तरह के लोग मिलेंगे जो उच्च वर्ग से आते हैं। निम्न वर्ग के लोग आपको इस समय पर शिक्षित नहीं मिलेंगे। जबकि फिर आगे इनकी पॉलिसी चलती है कि भैया अब हमने मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग को शिक्षित कर लिया है, अब हम निम्न वर्गों को शिक्षित करेंगे। फिर वो अलग अलग योजनाओं के तहत उनको शिक्षित करते हैं। फिर हमको B.R. अम्बेडकर जैसे दलित व्यक्ति निम्न वर्ग के शिक्षित मिलते हैं, जो कि दलितों के लिए मसीहा बनने का या फिर उनके नेता बनने का काम करते हैं। अब इसके बाद देखिए कि वुड्स का घोषणा पत्र आता है 1854 में, और इस समय पर गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड डलहौजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, क्योंकि यह जो बदलाव करता है वह मैकाले भी नहीं कर पाता, क्योंकि मैकाले आधार देता है और यह एक बड़ा चेंज करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये मैकाले के मॉडल को नकार देता है और सभी को शिक्षित करने के लिए सरकारी प्रयास पर ये बल देता है। यहाँ पर पहले क्या कहता है मैकाले कि भैया हमको डाउनवर्ड थ्योरी पर जाना है, हम पहले उच्च वर्गों को शिक्षित करेंगे, जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो फिर हम मध्यम वर्ग को, और फिर उसके बाद में हम निम्न वर्ग को शिक्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वुड्स रहते हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हमको सभी को शिक्षित करना है और सभी को शिक्षित करने के लिए हमें सरकारी प्रयास करने होंगे। अब सभी को शिक्षित करने के लिए सरकारी प्रयास पर बल देते हैं और विक्टोरियन मॉडल, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की जाती है। यानी कि सभी के लिए एक तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग स्तर होता है। अब शिक्षा के ढांचे की बात करें तो त्रिस्तरीय ढांचा, जो आज भी हम देखते हैं कि भारत सरकार खुद इस त्रिस्तरीय ढांचे को फॉलो करवाती है। और आज तक ये हमारी शिक्षा प्रणाली में है कि एक भैया प्राथमिक शिक्षा जो आपको देना है वो आपको देना है स्थानीय भाषा में, माध्यमिक शिक्षा आपको देना है एंग्लो वर्नाकुलर भाषा में, यानी कि जो बड़ी भाषा होगी जैसे हिंदी वगैरह, और उच्च शिक्षा आपको सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही मिलेगी। तो इस तरह से 3 भाषाई सिस्टम ये शुरू करते हैं। और उच्च शिक्षा के विकास हेतु लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर 3 प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, इनकी स्थापना होती है। महिला शिक्षा हेतु प्रयास सरकार करे, इस तरह के यहाँ सुझाव होते हैं। और इसका एक सुझाव होता है कि 5 प्रांतों में शिक्षा के विकास को नियंत्रित करने हेतु निदेशालय यानी कि शिक्षा निदेशक की स्थापना की जाए, शिक्षा विभाग की यहाँ पर स्थापना की जाए। 5 प्रांत कौन कौन से होते हैं, तो वह होता है बंगाल, मद्रास, बम्बई और उत्तर पश्चिम प्रांत, और पंजाब प्रांत यहाँ पर होता है। इनकी सातवीं जो सुझाव होता है वो ये होता है कि शिक्षा के विकास में निजी प्रयास को भी सरकार प्रोत्साहन दे। कैसे? उनको वह अनुदान दे, सरकार निजी लोगों को भी अनुदान दे कि वह भी स्कूल खोले और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे। वुड आयोग की एक सलाह होती है कि तकनीकी शिक्षा के विकास की भी ये बात करता है और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना की बात करता है। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्यूज़न आपके मन में बन सकती है कि भाई मेघालय पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को भारत में ला रहा है, तो कहीं वह आधुनिक शिक्षा का जनक तो नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा के जनक है, ये चीज़ याद रहनी चाहिए, चार्ल्स ग्रांट।
हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आता है और इस समय पर गवर्नर जनरल रिपन होता है। इसका उद्देश्य होता है वुड घोषणा के आधार पर शिक्षा के विकास की समीक्षा करना और प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु सिफारिश करना। इसके सदस्य 20 सदस्यों में से 8 भारतीय होते हैं और इसकी कुछ सिफारिशें होती हैं। प्राथमिक शिक्षा को जिला बोर्डों एवं स्थानीय प्रशासन के अधीन किया जाए और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार प्रयास करे। उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण सीमित हो और महिला शिक्षा का प्रसार प्रेसिडेंसी नगरों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बाहर भी किया जाए। अब यहाँ पर एक समान पाठ्यक्रम करने की बात करते हैं और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इस तरह की भी यहाँ पर ये बात करते हैं। अब इसके बाद में रेले आयोग आता है। रेले आयोग कब आता है? 1902 ईस्वी में। इस समय पर गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कर्जन। अब इसका उद्देश्य रहता है भारत में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना, इसका उद्देश्य था। अब रेले आयोग में 2 भारतीय सदस्य शामिल होते हैं, जस्टिस गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बेलगामी जी इसमें शामिल होते हैं। अब कर्जन के समय भारत में बढ़ती राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवादी भावना को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने हेतु शिमला में अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया जाता है और सितंबर 1901 ईस्वी में इसे शिमला प्रस्ताव भी कहते हैं। तो सितंबर 1901 में यहाँ पर कर्जन सबको बुला रहा है और कह रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियाँ हो रही है, हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको पता लगता है कि भाई विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा क्रांति में शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करें, कॉलेज में ज़्यादा कड़े नियम ना अपनाइए कि अगर कोई ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसको हम निष्कासित कर देंगे, उसको हम कॉलेज से बाहर कर देंगे। तो ऐसे कठोर नियम लाओ कि भैया बच्चे क्रांति करने से डरें। तो इस तरह के यहाँ पर ये इसलिए विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर यहाँ पर आते हैं। कर्जन ने राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने हेतु थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया 1902 ईस्वी में, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अब इसके कुछ प्रावधान थे कि विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाए, जो कि यहाँ पर कर्जन चाहता था। विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50 अधिकतम 100 उप सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और इन्हें सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा। सरकार को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के निर्णयों पर वीटो का अधिनियम होगा, यानी कि जो विश्वविद्यालयों की यूनियन है, अगर वह कोई फैसला करती है और अगर सरकार उसके खिलाफ है, उसको पसंद नहीं है, तो सरकार का फैसला सर्वमान्य होगा। सरकार को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा कि विश्वविद्यालय में किन किन क्षेत्र के बच्चे पढ़ सकते हैं। गैर सरकारी विश्वविद्यालय पर भी सरकार का नियंत्रण होगा। विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध के लिए लेक्चरर्स एवं प्रोफेसर्स नियुक्त किए जाएंगे। इसी समय कर्जन द्वारा एक शिक्षा निदेशक का पद भी सृजित किया जाता है 1905 में और H.W. औरंगे इसमें स्थापित होते हैं। H.W. औरंगो को वे यहाँ पर पहला शिक्षा निदेशक बनाते हैं। बड़ौदा रियासत पहली भारतीय रियासत थी जिसने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्रयास किए। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब होता है कि सभी के लिए समान शिक्षा। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव सरकार को दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में शिक्षा के क्षेत्र में एक सदस्य शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया और शिक्षा विभाग का यहाँ पर गठन किया गया। और शिक्षा सचिव कौन था? हरकोट बटलर। कौन था? हरकोट बटलर। 1913 ईस्वी में सरकार ने शिक्षा नीति पर प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के बजाय शिक्षा क्षेत्र को व्यापक करने पर बल दिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई। कब? 1913 में।
अब इसके बाद में सैडलर कमीशन आता है और सैडलर आयोग जो है वह 1917 में आता है और इस समय पर गवर्नर जनरल जो होता है वह होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब दो सदस्य इसमें भारतीय होते हैं, पहले होते हैं जियाउद्दीन अहमद और दूसरे होते हैं आशुतोष मुखर्जी। अब इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सैडलर आयोग जो 1970 में आ रहा है 17 में आ रहा है उसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। अब इसी की सिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है, यही कारण है कि इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग हम कह रहे हैं। अब इसके प्रावधान क्या हैं? विश्वविद्यालय में सरकारी नियंत्रण को कम किया जाए। अब यहाँ पर देखो, जो कर्जन के समय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है, उस सरकारी नियंत्रण को कम करने की बात कौन कर रहा है? ये विश्वविद्यालय अधिनियम या ये सैडलर आयोग यहाँ पर कम करने की बात कर रहा है। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय को केंद्रीय सरकार के स्थान पर प्रांत सरकार के अधीन किया जाए। विश्वविद्यालय की गुणवत्ता सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारा जाए। विश्वविद्यालय की शिक्षा से पूर्व 12 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम और इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। अब इंटरमीडिएट परीक्षा के आयोजन के लिए तथा विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज का संचालन हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा परीक्षा का आयोजन हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन कराएं। अब इस आयोग की सिफारिश पर पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर पश्चिमी प्रांत में यहाँ पर गठित होता है। किसकी सिफारिश पर? सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर। अब विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो, जिसमें पास कोर्स व ऑनर्स दोनों कोर्स यहाँ पर शामिल होने चाहिए। सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दा विद्यालय स्थापित किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम महिलाएं स्थापित यहाँ पर टीचर के रूप में इन्हें स्थापित किया गया, ताकि जो बच्चियां हैं उनके माता पिता बिना किसी समस्या के उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकें। अब 1919 का एक्ट आता है। इसी समय पर हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट भी आता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा यहाँ पर होती है और जलियांवाला का हत्याकांड भी यहाँ पर होता है। तो इस समय पर 1919 का एक्ट आता है, जिसमें द्वैध शासन प्रांतों में इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें गवर्नर और उनकी परिषद आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वह गवर्नर और उनकी परिषद के पास में दे दिए जाते हैं, और जो निर्वाचित सरकार होती है जो कि कुछ लोगों के बहुमत से चुनी जाती है, वहाँ पर हस्तांतरित विषय बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, जब हम यहाँ पर निर्वाचित सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता काल में जब वोटिंग होती थी तो उसके भी कुछ दायरे थे। वहाँ पर संपत्ति के आधार पर व्यक्ति वोट दे सकता था। एक क्राइटेरिया था कि अगर आपके पास में इतनी संपत्ति है तो आप वोट दे सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते। तो कुछ लाख कुछ हज़ार लोग यहाँ पर वोट देते थे, पूरी आबादी यहाँ पर वोट नहीं देती थी। तो निर्वाचित सरकार को हस्तांतरित विषय कम महत्वपूर्ण विषय दिए गए। शिक्षा इसमें शामिल था और इसमें गवर्नर को वीटो करने का अधिकार भी था। 1916 ईस्वी से 1992 के बीच भारत में शैक्षणिक संस्थानों का तेजी से विकास हुआ और अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए। जैसे हम देखते हैं मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जिसका माध्यम अंग्रेजी था, बनारस विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ, उस्मानिया जामिया उस्मानिया, हम देखते हैं कि जो उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद वाला है, जबकि जो जिसकी मैं बात कर रहा था वो दिल्ली में है, जामिया इस्लामिया। तो ये उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, इसका माध्यम था उर्दू। तो इसके बाद में हम देखिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास क्यों हो रहा है शिक्षा का, क्योंकि जो निर्वाचित सरकार है, जो जनता की बनी हुई है, क्रांतिकारियों की बनी हुई है, उनके पास में इन्होंने शिक्षा का विषय दे दिया है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा के ज़्यादातर विकास हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से 1900 जब बंगाल विभाजन होता है उसके बाद भी हम देखते हैं कि निजी प्रयासों से बहुत सारे शिक्षा के विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो हम देखते हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की जाती है। तो ये सारे राष्ट्रीय महत्व के शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों
को ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से या फिर शिक्षा को और अच्छा किया जाए और भारतीय संस्कृति का प्रभाव उसमें हो, इसके उद्देश्य से इनकी स्थापना यहाँ पर की जाती है। अब इसके बाद में हरटोंग समिति आती है, हरटोंग आयोग आता है 1929 ईस्वी में, और इस समय पर गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड इरविन। इसके अध्यक्ष होते हैं फिलिप हरटोंग और इसके कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार होना तथा शिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का विकास किया जाए। तो जहाँ पर ये इससे पहले जो सैडलर आयोग बन रहा है, जिसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कह रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भैया सरकारी हस्तक्षेप हटाना चाहिए। तो वहाँ सरकारी हस्तक्षेप हट गया। जो आया था कर्जन के टाइम पीरियड में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, जिसके प्रमुख थे थॉमस रेले, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भैया हस्तक्षेप लाओ, और फिर सैडलर कह रहा है कि हस्तक्षेप हटाओ। अब यहाँ पर हरतोंग समिति जो है, हरतोंग आयोग जो है, वो यहाँ पर कह रहा है कि भैया हस्तक्षेप होना चाहिए। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा दी जाए और इसके पश्चात इन्हें व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा दी जाए। उच्च शिक्षा इन्हें दी जाए जो उसके योग्य हो, यानी कि उच्च शिक्षा सभी को मत दो, उसके लिए आप एक परीक्षा आयोजित करो और जो उसके योग्य हो उच्च शिक्षा के, आप उन्हें ही बस दो। सरकार महिला शिक्षा के विकास के लिए प्रयास करे और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारे। अब यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हो, ऐसा ये कहते हैं। अब बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम नई तालीम प्रणाली की बात करें, जो वर्धा शिक्षा समिति की बात करें, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष होते हैं, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था का जो ये समिति बन रही है, ये 1937 में बनती है, और यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ब्रिटिश सरकार इसको नहीं बनाती है, इस आयोग को, इस समिति को, बल्कि भारतीय क्रांतिकारी खुद यहाँ पर अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति को हम कैसा कर सकते हैं। तो वर्धा शिक्षा समिति में हमें महात्मा गांधी के विचार और उनके प्रभाव, जो गांधीवादी दर्शन है, वो हमें देखने को मिलता है। अब 1937 के प्रांतीय चुनावों में 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। अब 1937 में ही 9 प्रांतों ने शिक्षा प्रणाली पर वर्धा सम्मेलन आयोजित किया, क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं द्वैध शासन में कि जो शिक्षा है वह प्रांत का विषय है, ना कि गवर्नर का। तो यहाँ पर 9 प्रांतों ने शिक्षा प्रणाली पर वर्धा में ही एकत्रित होते सम्मेलन आयोजित होता है, और इसमें गांधी जी और उनके विचारों का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और 1937 अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में क्या हुआ और क्या क्या हमको करने चाहिए, तो पूरा ब्रीफ करने के लिए वर्धा सम्मेलन जो है उसको संक्षेप में करने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी बनाई जाती है। अब जाकिर हुसैन साहब जो होते हैं, यहाँ पर इस कमेटी की सिफारिशें वर्धा समिति कहलाती है। अब जाकिर हुसैन साहब की जो कमेटी होती है वो क्या क्या प्रावधान करती है, तो कहती है कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए, और शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिक्षण विषयों के साथ साथ समाज कल्याण और कुछ हस्त कार्य भी जोड़े जाएं, ताकि उत्पादन गतिविधियों से जुड़कर विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। अब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को भी अपनी ओर से युद्धरत राष्ट्र घोषित करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रांतीय मंडलों में इस्तीफा दे दिया। परिणाम स्वरूप यह योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला आयोग जो स्थापित होता है वह अंग्रेज़ों के द्वारा 1944 में स्थापित होता है, और यह अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित आखिरी आयोग होता है सार्जेंट आयोग 1944 में, और इस समय पर गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड बेवेल। अब इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं, तो 6 से 11 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और 11 से 17 वर्ष के बालकों के लिए 6 वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम लागू किया जाए, जो 2 वर्गों में विभाजित हो। पहला हो अकादमिक और दूसरा हो व्यावसायिक। शिक्षा के विकास हेतु अगले 20 वर्ष में 315 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।
फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ये आखिरी ब्रिटिश आयोग होता है। फिर हम देखते हैं कि पहला भारतीय प्रयास, हम देख चुके हैं कि बर्धा कमीशन के जरिए, बर्धा आयोग के जरिए प्रयास हो चुका है। लेकिन बर्धा समिति के बाद में जो हुसैन कमेटी बनती है बर्धा सम्मेलन को ब्रीफ करने के लिए, संक्षेप करने के लिए, उसकी जो सिफारिशें होती हैं वो लागू नहीं हो पाती, क्योंकि प्रथम विश्व शुरू हो चुका होता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भारत की चुनी हुई सरकारें होती हैं प्रांतों की, वह अपने अपने राज्य से इस्तीफा यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राधा कृष्णन आयोग बनता है, ये आज़ादी के बाद बनने वाला भारत में पहला आयोग था, और कह सकते हैं कि शिक्षा के विकास के लिए एक कमेटी के रूप में यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी सिफारिशों को माना जाता है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके थे। हमारा संविधान 1946 से 49 तक बनेगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 1948 में राधा कृष्णन आयोग बनाया जाता है। 1948 में इसके क्या क्या प्रावधान होते हैं? तो विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो, और एक शिक्षा सत्र में अनिवार्य रूप से 180 दिन शिक्षण कार्य संचालित हो। सिविल सेवा के लिए चयन हेतु स्नातक को न्यूनतम अर्हता घोषित किया जाए। और आज भी हम देखते हैं कि जो स्नातक ग्रेजुएशन है, आज भी अगर आपको यूपीएससी की फॉर्म डालना है या फिर आपको स्टेट पीएससी देनी है, सिविल सर्विस में आपको जाना है, तो कम से कम आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना मांगता है। आप 12th फेल तो आप 12वीं पास होकर या 10वीं पास होकर आप सिविल सर्विस में नहीं जा सकते। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी और तब आप भर सकते हैं फॉर्म, यानी कि जब आप फाइनल ईयर में रहते हैं तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए और विश्वविद्यालय शिक्षा पर नियंत्रण रखने और उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन हो। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने 1953 ईस्वी में यूजीसी का गठन किया। और चूँकि आप नेट जेआरएफ के विद्यार्थी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजीसी का गठन कब हुआ और किसकी सिफारिश पर हुआ। ये प्रश्न अक्सर फर्स्ट पेपर में भी बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में भी आयोग से जुड़े प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर हम आज़ादी के बाद बना राधा कृष्णन आयोग तक की बात करेंगे। इसके बाद की जो मुदालियार आयोग है, कोठारी आयोग है, दुर्गा समिति है, तो दुर्गाबाई समिति है, और भी बहुत सारे आयोग हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो सारे आपको पढ़ना है। वो आपको फर्स्ट पेपर के हिसाब से पढ़ना है। ये यहाँ पर जो सेकंड पेपर आपका है हिस्ट्री का, उसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों को देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी शिक्षा व्यवस्था का विकास क्रम। कहीं पर उद्देश्य निहित थे अंग्रेज़ों के कि भैया हमको शिक्षा इसलिए विकसित करना है कि हमारे ये उद्देश्य पूरे हो जाएं। और किसी काम के सिर्फ आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलते, नकारात्मक प्रभाव भी मिलते हैं। भारतीयों के पक्ष में सकारात्मक प्रभाव ये रहे कि भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को सीखकर न केवल अंग्रेजों की चाटुकारिता की, बल्कि कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजी पद्धति को सीखकर यह जाना कि हमें क्रांति कैसे करनी है, रेवोल्यूशन कैसे करना है और राष्ट्रवाद क्या होता है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के पक्ष में यह था कि उन्हें कुछ ऐसे लोग मिल गए जो रंग और नस्ल से तो भारतीय थे, लेकिन उनके नौकर बनकर उनके यहाँ काम करने लगे। लेकिन उनको ये भी नुकसान हुआ जो भारतीयों के लिए फ़ायदा था कि इसी अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर भारतीयों ने ये जाना कि किस तरह से अमेरिका आज़ाद हुआ, किस तरह से फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह से रूस में क्रांति हुई, इंग्लैंड में क्रांति हुई, और जहाँ जहाँ पर तानाशाही बढ़ी वहाँ पर जनता ने उठ खड़े होकर मुंहतोड़ जवाब दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। तो यहाँ पर ये शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी यही सुझाव ज़्यादातर विद्वान देते हैं कि भैया आप वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को, अगर आप ये चाहो कि आप पूरी तरह से वही आर्य संस्कृति को स्थापित करो या फिर वैदिक संस्कृति को स्थापित करो, तो हो सकता है कि आप भूल कर रहे हो। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि आप इतिहास
से सीखकर आप वर्तमान को बनाइए। आप इतिहास में ही मत डूबे रहिए कि भाई अतीत में हम ऐसे थे, अतीत में वैसे थे। अगर आप सिर्फ ये सोचते रह गए कि हम अतीत में कैसे थे, तो फिर आपकी पीढ़ियाँ आपसे पूछेंगी कि आप प्रेजेंट में कैसे थे। इसलिए अपने प्रेजेंट को बनाने के लिए हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है। या वो टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, चाहे वह नई शिक्षा पद्धति की बात करें, चाहे उसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति के समावेशन की बात करें। तो ये था हमारा शिक्षा पद्धति पर वीडियो। उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।